है हमारा माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। और शिव पूजन सहाय के वास्तविक नाम की बात करें तो तारकेश्वर नाथ और प्यार से भोलानाथ भी कहा जाता था। लेखक के जो पिताजी थे, लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगाते थे, जिससे वो खासा बम भोला बन जाते थे। इसी के कारण लेखक को भोलानाथ कहा गया था। लेखक के जो 1000 राम नाम लिखकर राम नामा बही के साथ बांधते थे। इसके अलावा 500 राम नाम लिखकर आटे में मिलाकर मछलियों को खिलाते थे गंगा नदी पर जाकर, और वहां से लौटते समय आम के पेड़ों पर झूलते हुए। और लेखक है जो बचपन में पिताजी के साथ कुश्ती खेला करता था। इसके अलावा घरौंदे बनाने का, शादी ब्याह रचाने का, खेती करने का आदि खेल लेखक खेला करता था। लेखक है इसने एक बार जो मूसल तिवारी था, इसको किसने, लेखक का जो साथी था सबसे ढीठ, कौन, बैजू लेखक का साथी था सबसे ढीठ। इसने क्या किया था, मूसल तिवारी को चिढ़ाया था, ठीक है। और इसकी सजा जो मिली थी वो लेखक को अर्थात भोलानाथ को मिली थी। इसके अलावा लेखक ने एक बार चूहों के बिल में पानी डाला था, जिसकी शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी, क्योंकि चूहों के बिल से क्या निकला था, सांप निकल आया था। और इसको देखकर जब लेखक भागे थे तो उनके किसी के खून निकलने, किसी घाव हुए, तो उन घाव को लेकर जब लेखक गया तो माता के आंचल में जाकर छिप गया, और माता ने उनके घावों पर क्या, पिसी हुई हल्दी लगाई। इसके बाद मां के या मेहतारी के खिलाने से बच्चों का पेट भरता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मां है जो बच्चे को खेल और कहानी के माध्यम से खाना खिलाती है, और उनका जो ध्यान है खेल और कहानी में लगाकर, खाने से हटा खेल और कहानी में लगा देती है, जिससे उसका क्या होता है, पेट भर जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो पूछा जाए कि बच्चों का पालन पोषण करने में माता पिता का बराबर का योगदान है, ठीक है। लेकिन जब पिता दिन भर दूर रहता है और संकट का जब समय आता है तो बच्चा है माता के आंचल में जाकर छिप जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लोकोक्ति पूछी जा सकती है, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इसका मतलब है कि सब कुछ किसका है, राम जी का था, भगवान का ही है। ये था आपका माता का आंचल जो पाठ था। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो ड्राइवर था वो था जितेंद्र नार्गे, जो कि गाइड और ड्राइवर
दोनों का काम कर रहा था। और मधु कांकरिया की जो साथी थी वो थी मणि। जब मधु कांकरिया ने पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा तो उसे आनंद की अनुभूति हुई। जब लेखिका गैंगटॉक, जिसे दूसरा नाम कहा जाए तो गंगटोक, और जिसका अर्थ होता है पहाड़, यहां से जब लेखिका यूमथांग के लिए गई थी तो गैंगटॉक से यूमथांग की दूरी 149 किलोमीटर है और यूमथांग का अर्थ होता है घाटिया। जब यहां से लेखिका आगे बढ़ रही थी तो वो बालकनी की तरफ भागी तो कंचनजंगा देखने के लिए, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और वहां पर एक धर्मचक्र था जिसे इंग्लिश में प्लेयर व्हील के नाम से जाना जाता है। और नार्गे ने इसकी विशेषता बताई थी कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद लेखिका जब आगे बढ़ी तो उन्होंने वहां पर कुछ बौद्ध पताकाएं, श्वेत बौद्ध पताका देखी थी। और ये श्वेत पताकाओं की संख्या 108 होती थी। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो नगर या शहर से बाहर इनको लगाया जाता था, इनको उतारा नहीं जाता था, ये अपने आप ही क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। और ये जो पताकाएं थी वो शांति और अहिंसा का प्रतीक मानी गई है। इसका शांति और अहिंसा। इसके अलावा कुछ रंगीन पताकाएं भी लगाई जाती थी, वो नए काम की शुरुआत पर लगाई जाती थी। और यहाँ पर एक जगह थी कवि लॉन्ग स्टॉक, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और यहीं पर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जो लेपचा और भूटिया, दो सिक्किम की जो जनजाति है, इनके मध्य में। और यहां से एक सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, एक झरना भी है, और यहीं से एक नदी, तिस्ता नदी, ये भी बहती है, जो सिलीगुड़ी से साथ में लगती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह थी कटाव, जिसे मणि ने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड का है कहा। और यहाँ पर जो सिक्किम की जो औरतें थी उसके परिधान, वस्त्र या जो पहनावा था उसे बोकू कहा गया है। और यहाँ पर काफी संख्या में जब घूम रहे थे तो याक भी मिले थे। जब लेखिका आगे बढ़ी तो उन्होंने जब पहाड़ों पर जब जा रही थी हिमालय की यात्रा के लिए, तो वहां पर कुछ पहाड़ी औरतें मिली थी जो पहाड़ों को डायनामाइट से काटकर पत्थर को छोटी छोटी गिट्टियों में बदल रही थी। और उन्होंने अपनी पीठ पर बच्चों को बांध रखा था, जिसे देखकर लेखिका ने कहा कि ये मजदूरी करती है। इसके बाद आगे बढ़े तो वहां पर एक फौजी छावनी थी जिस पर लिखा था वी गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम आपके कल के लिए अपना आज देते हैं। और यहां पर बैसाख के महीने में 5 मिनट खड़ा होने पर
व्यक्ति कांपने लग जाता है। वहीं पर पौष और माघ के महीने में सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। -15 डिग्री तापमान होने पर तो वहां पर जो फौजी लोग हैं वो खड़े होकर हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुरु नानक के फुटप्रिंट भी मिले हैं और उनकी थाली से चावल छिटक कर गिर गए थे और वहीं पर चावल की खेती भी होती है। इसके अलावा यहां पर एक जगह थी खेदुम, जिसे देवी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। इसके अलावा पूछा जाए कि गैंगटॉक को मेहनतगढ़ बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो गैंगटॉक को मेहनतगढ़ बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो किसको, पहाड़ों को काटकर और उन्हें सुंदर बनाकर वहां पर बादशाहों की तरह क्या करने लगे थे, जीवन यापन करने लगे थे। इसलिए गैंगटॉक को मेहनतगढ़ बादशाहों का शहर कहा गया। ये था आपका साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। जो कि किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। और अज्ञेय जो था वो विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा था और इसने जब जापान से जब लौट रहा था तो भारत लौटते समय रेल में बैठे बैठे ये कहानी क्या की थी, लिखी थी। और बात करें तो यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सा मैं क्यों लिखता हूं, इसमें आंतरिक लेखक ने अपने आंतरिक जीवन के बारे में लिखा है। और जो लेखक है, जो बाह्य दबाव की बात करें तो वह प्रकाशक, संपादक और आर्थिक आवश्यकता, इनके लिए भी लेखक क्या करता है, लिखता है। इसके अलावा राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके लिए भी लेखक क्या कर सकता है, लिख सकता है। राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर भी लिख सकता है। यहां बात करें लेखक को हिरोशिमा की जो यात्रा की थी लेखक ने, उसको प्रत्यक्ष अनुभव कैसा हुआ। तो लेखक ने जब हिरोशिमा की यात्रा की तो वहां की जब सड़कों पर घूम रहा था तो उसे एक उजली हुई आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर उसने अनुमान लगाया यहाँ कोई आदमी खड़ा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ होगा। जब रेडियोधर्मी किरणों से पत्थर झुलस सकते हैं तो आदमी है भाप बनकर उड़ गया होगा। दूसरा इसमें था कि सैनिकों ने जीव अपव्यय क्यों किया, तो वहां के सैनिकों को किसकी, मछलियों की आवश्यकता कम थी। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी में अणुबम गिराकर काफी बड़ी संख्या में मछलियों को और जीवों को मार दिया। ये बात इस चैप्टर में है। इसके अलावा मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है लेकिन बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि लेखक अपने मन की बातें, मन के भावों को विस्तार से लिखता है और विस्तार से लिखने के लिए ये प्रश्न बहुत कठिन हो पाता है। तो ये आपका था मैं क्यों लिखता हूँ पाठ, जो कि अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था।